Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Co-powered by Mongia Steels, Steel का बादशाह. In association with JK Smart Tire. Save fuel, stay safe. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एवं कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा. मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि कैसे बीजेपी की सरकार बनते ही पश्चिम बंगाल का माहौल रातों रात बदल रहा है। आज टीएमसी के नेता जहांगीर खान ने पश्चिम बंगाल की फलता सीट से चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया। कुछ दिन पहले यही जहांगीर खान ये कहता था कि वो पुष्पा है और झुकेगा नहीं। पुष्पा फिल्म के डायलॉग मारता था। इसके अलावा ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की प्रॉपर्टीज की जांच शुरू हो गई है। आज ये खबर उन नेताओं को जरूर देखनी चाहिए जो सत्ता को ही अंतिम सत्य मान लेते हैं और जब सत्ता में होते हैं तो इतने अहंकार में आ जाते हैं कि उन्हें आम आदमी की परवाह नहीं रहती। ऐसे लोगों के लिए ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल एक अच्छी केस स्टडी हो सकते हैं। इसके बाद आपको नॉर्वे की एक पत्रकार के बारे में बताएंगे जो भारत में विपक्षी नेताओं की पोस्टर गर्ल बन गई है। इस पत्रकार ने प्रधानमंत्री मोदी से पहले एक आपत्तिजनक सवाल पूछा, उसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर हंगामा किया और भारत पर कई प्रकार के आरोप लगाए। आज आपको यह दिखाएंगे कि इस प्रकार के लोग खासतौर पर पश्चिमी मीडिया में फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम पर पत्रकारों को मिलने वाली आजादी का कैसे दुरुपयोग करते हैं। और आखिर में हम आपको यह दिखाएंगे कि कैसे स्मार्ट गैजेट से अब दुनिया थकने लगी है। एक जमाना था जब हम हर चीज स्मार्ट चाहते थे, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट होम। लेकिन अब दुनिया भर के लोग स्मार्ट गैजेट से हटकर बेसिक चीजों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इन स्मार्ट चीजों ने हमारी बुनियादी खुशियां, हमारे जीवन की शांति और सुकून को कहीं ना कहीं खत्म कर दिया है। कहते हैं कि सत्ता की कुर्सी एक चक्रव्यूह की तरह होती है, जहां हर राजा को एक दिन प्यादा जरूर बनना पड़ता है। सत्ता का सबसे बड़ा सत्य यही है कि वो हमेशा बदलती रहती है और चुनावी नतीजों के बाद से पश्चिम बंगाल में भी बिल्कुल यही हो रहा है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार को अभी सिर्फ 10 दिन हुए हैं, लेकिन ममता बनर्जी के बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। ममता बनर्जी के सबसे ताकतवर नेताओं के तेवर भी अब ढीले पड़ने लगे हैं और अब एक एक करके ममता बनर्जी के नजदीकी नेता सरेंडर कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है जहांगीर खान। जहांगीर खान पश्चिम बंगाल की फलता सीट से चुनाव लड़ रहा था। आपको याद होगा जहांगीर खान के बारे में चुनाव प्रचार के दौरान बड़ी खबरें आई थी। इस सीट पर बीजेपी और टीएमसी के बीच सीधा मुकाबला है, लेकिन जहांगीर खान ने टीएमसी के उम्मीदवार के तौर पर अब चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। एक जमाना था जब पूरे पश्चिम बंगाल में जहांगीर खान को टीएमसी के सबसे ताकतवर और दबंग नेताओं में गिना जाता था। जहांगीर खान के पास ममता बनर्जी का आशीर्वाद था और उसे ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का सबसे खास आदमी माना जाता था, यानी ताकत ही ताकत थी। चुनाव के दौरान जहांगीर खान चुनाव आयोग के एक ऑब्जर्वर आईपीएस अफसर अजय पाल शर्मा से भी भिड़ गया था। समय का चक्र देखिए, उस समय जहांगीर खान अपनी चुनावी रैली में कहता था वो पुष्पा है और झुकेगा नहीं। बड़े फिल्मी डायलॉग्स मारता था। लेकिन पश्चिम बंगाल में सरकार बदलते ही, बीजेपी के आते ही टीएमसी का ये पुष्पा सिर्फ झुका ही नहीं बल्कि चुनावी मैदान छोड़कर भी भाग गया है। सिर्फ 48 घंटे पहले जहांगीर खान ने अपना नाम वापस लेकर एक बड़ा खेल कर दिया है टीएमसी के साथ। अब टीएमसी फलता सीट पर अपना कोई दूसरा उम्मीदवार भी नहीं उतार सकती, क्योंकि समय बचा ही नहीं। यानी इस सीट से जहांगीर खान ने असल में बीजेपी की जीत सुनिश्चित कर दी है अपना नाम वापस लेकर। अब आप खुद देखिए
कि जहांगीर खान आखिर क्यों नहीं चुनाव लड़ना चाहता। फलता से चुनावी मैदान से, जो कि उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी मानी जाती है, उसका इलाका माना जाता है, जहां का वो दबंग नेता था, ताकतवर नेता था, अब उसी इलाके से वो चुनाव नहीं लड़ना चाहता। आखिर क्यों? আমি চাইবো ফলতা শান্তিতে থাকুক, সুস্থ থাকুক, ভালো থাকুক এবং ফলতায় আরও বেশি বেশি উন্নয়ন হোক। তাই সোনার ফলতা হোক, এটাই আমার স্বপ্ন ছিল। তাই আমাদের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী ফলতা উন্নয়নের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ দিচ্ছে। সেই জন্য আমি আগামী 21শে মে যে রিপোল আছে, সেই রিপোলের কন্টেস্ট থেকে আমি নিজেকে দূরে সরিয়ে নিলাম। तो देखिए अब जहांगीर खान की भाषा कितनी बदल गई है। सत्ता बदलते ही भाषा बदल गई, तेवर बदल गए। अब माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी हो गए। जहांगीर खान के मुताबिक नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी फालता के विकास के लिए एक स्पेशल पैकेज दे रहे हैं और इसीलिए जहांगीर खान अपना नाम चुनाव से वापस ले रहा है। अब आपको इसी जहांगीर खान का पिछले महीने का एक बयान सुनाते हैं। तब वो एक चुनावी रैली में पुष्पा फिल्म के डायलॉग्स मार रहा था। क्या कह रहा था, जरा देखिए। তা খেলা তো ওরা শুরু করেছে, শেষটা কিন্তু আমরা করব। খেলা তো ওরা শুরু করেছে, কিন্তু শেষটা আমরা করব। তাই পিকচার আবি বাকি মেরা দোস্ত, পুষ্পারা ঝুঁকেगा नहीं। तो एक महीने पहले ये कहते थे कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और कहते थे कि ये पुष्पा है, ये झुकेगा नहीं। और एक महीने में ही देखिए सब कुछ बदल गया। ये पुष्पा झुक भी गया, ये पुष्पा टूट भी गया, ये पुष्पा चुनावी मैदान छोड़कर भाग भी गया, और पिक्चर भी अब बाकी नहीं रही। पिक्चर का भी दी एंड हो गया। राजनीति में असल में ऐसी बयानबाजी चलती रहती है, और ये जो नेता हैं ये अपने वोटर्स को प्रभावित करने के लिए बड़े बड़े बोल बोलते हैं, बड़े बड़े डायलॉग्स मारते हैं, लेकिन सत्ता बदलते ही कैसे ये भी बदल जाते हैं आप देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल की जनता के लिए ये एक अच्छा सबक है। 29 अप्रैल को वोटिंग के दौरान फलता सीट पर ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई थी, और इसी की वजह से 21 मई को यहां पर चुनाव आयोग ने दोबारा से वोटिंग कराने का आदेश दिया था, रीपोलिंग का आदेश दिया था। और रीपोलिंग जब यहां पर होगी तो 24 मई को इसका परिणाम आएगा। अब 29 अप्रैल के चुनाव में जहांगीर खान इस सीट पर टीएमसी का उम्मीदवार था। जो असली चुनाव हुआ था पश्चिम बंगाल में विधानसभा का, उसमें इस सीट से जहांगीर खान टीएमसी के उम्मीदवार के तौर पर लड़ा था। तब वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, लेकिन अब इसमें चुनाव लड़ने की हिम्मत बची नहीं। टीएमसी ने कहा है कि चुनाव नहीं लड़ने का फैसला पार्टी का नहीं है, बल्कि जहांगीर का अपना खुद का निजी फैसला है। पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये पहला चुनाव है, हालांकि ये पुनर्चुनाव हो रहा है। खुद शुभेंदु अधिकारी यहां चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे और उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार के साथ यहां पर एक रोड शो भी किया। नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि जहांगीर खान को चुनाव लड़ने के लिए इस इलाके में एक पोलिंग एजेंट तक नहीं मिला, और इसीलिए वो चुनाव अब नहीं लड़ रहे हैं। তাই পুষ্পা বলেছিল ঝুঁকেগা নেই। পুষ্পা আজকে বলছে আমি পগার পার, আমি নির্বাচনে লড়ছি না। আপনাদের শুধু বলবো এটা তৃণমূলের কৌশল, যাতে আপনারা ভাবেন যে জিতে তো গেছি, আমি ভোটটা না দিলেও চলবে। तो नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी जहांगीर खान के इलाके में जाकर कह रहे हैं कि देखिए ये पुष्पा कहता था कि झुकेगा नहीं, अब वही पुष्पा कहता है कि वो चुनाव नहीं लड़ेगा। जहांगीर खान को लेकर अब टीएमसी में भी मतभेद हो गए हैं। आज इसी मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी के घर पर टीएमसी के विधायकों की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें जैसा ममता बनर्जी चाहती थी वैसा हुआ नहीं। इसमें हंगामा हो गया। अब टीएमसी के विधायक और नेता पार्टी के नेतृत्व पर ही सवाल उठा रहे हैं।
टीएमसी के सूत्रों के अनुसार इस बैठक में टीएमसी के विधायक कुणाल घोष ने कहा कि संगठन में पार्टी के विधायक और सांसदों की बात सुननी ही पड़ेगी, सब कुछ ऊपर से थोप कर नहीं चलाया जा सकता। कुछ विधायकों ने यह भी सवाल उठाया कि जहांगीर खान को अब तक टीएमसी से निष्कासित क्यों नहीं किया गया। इस बैठक में अभिषेक बनर्जी भी मौजूद थे और उन्होंने सवाल उठाने वाले विधायकों को कहा कि यह टीएमसी का नहीं बल्कि जहांगीर का निजी फैसला है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो देखिए, जब सत्ता चली जाती है, सत्ता एक ऐसा गोंद होता है जो सबको चिपका कर रखता है, सबको जोड़ कर रखता है। सत्ता जो है वो एक शहद की तरह होती है, शहद के छत्ते की तरह, जिसके चारों तरफ शहद की जो मक्खियां हैं वो चिपकी रहती हैं। और जैसे ही सत्ता चली जाती है वैसे ही ये गोंद भी ढीला पड़ जाता है और उसके बाद धीरे धीरे जो विधायक हैं, पार्टी के जो नेता हैं, उनकी अपनी अलग सोच जागने लगती है। अभिषेक बनर्जी को टीएमसी में ममता बनर्जी के बाद सबसे ताकतवर नेता माना जाता था, लेकिन अब अभिषेक बनर्जी की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब उनके दिन भी फिर रहे हैं, पलट रहे हैं। अभिषेक बनर्जी के बारे में आज हमारे पास दो खबरें हैं। पहली ये कि अपने खिलाफ दायर एफआईआर को रद्द कराने के लिए अभिषेक बनर्जी ने अब कलकत्ता हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। आपको याद होगा, उनके खिलाफ 5 मई को यानी चुनाव नतीजे आने के अगले ही दिन एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। उन पर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया था। आपको याद होगा कि चुनाव प्रचार के दौरान अभिषेक बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ एक भड़काऊ बयान दिया था। उन्होंने 27 अप्रैल की रैली में बीजेपी समर्थकों को धमकी दी थी कि 4 मई की शाम तक रुक जाइए, नतीजे आने के बाद मैं देखूंगा कि दिल्ली से कौन सा गॉडफादर इन्हें बचाने के लिए आएगा। देखिए कितनी बड़ी धमकी है। और आप याद कीजिए, उसके अगले ही दिन हमने डिकोड में यह बयान दिखाया था और हमने ये मांग की थी कि यह बयान ऐसा है जिस पर एफआईआर दर्ज होनी ही चाहिए, क्योंकि अभिषेक बनर्जी खुलेआम वोटर्स को धमका रहे हैं। भाषा आप देखिए, कह रहे थे कि मैं देखता हूं दिल्ली से तुम्हें बचाने के लिए कौन आएगा। दूसरी खबर उनके बारे में यह है कि नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने अभिषेक बनर्जी की कई प्रॉपर्टीज और उन पर हुए अवैध निर्माण की जांच शुरू कर दी है। कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अभिषेक बनर्जी और उनके साथियों की कुल मिलाकर 26 प्रॉपर्टीज को लेकर नोटिस जारी किए हैं। इनमें से 9 प्रॉपर्टी ऐसी हैं जिन पर अवैध निर्माण किया गया है। कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अवैध निर्माण को हटाने के लिए इनको 1 हफ्ते का समय दिया है। बाकी की 17 प्रॉपर्टीज के बारे में अभिषेक बनर्जी को ये लिखित रूप में डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि उनकी प्रॉपर्टीज पर कोई अवैध निर्माण नहीं हुआ है। अभिषेक बनर्जी से कहा गया है कि वो अपने घर शांति निकेतन बिल्डिंग को लेकर भी ये लिख कर दें कि वहां कोई अवैध निर्माण नहीं हुआ है। यानी अब उनका घर भी खतरे में आ गया है। उनकी मां लता बनर्जी के नाम पर कोलकाता में कालीघाट रोड पर एक बिल्डिंग है, उन्हें भी इस प्रॉपर्टी में अवैध निर्माण हटाने के लिए कह दिया गया है। यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने खुद ये अवैध निर्माण नहीं हटाए तो फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उन्हें तोड़ देगा, जिसका खर्च भी टीएमसी के इन्हीं नेताओं की जेब से वसूला जाएगा। भतीजा अभिषेक बनर्जी, लिप्स एंड बाउंस का 14, अपने नाम में 4, पिताजी का नाम में और भी 6, 24 प्रॉपर्टी। ये लोग लूटा है, ये लूटने वाला जैसे शांतनु सिन्हा विश्वास अंदर में है, सुजीत बस अंदर में है, आने वाला दिन में सब भ्रष्टाचारी को जेल के अंदर डालने का काम कानूनी तरीके से भाजपा सरकार करेगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार के दौरान हुए अवैध निर्माण पर अब बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। यानी यूपी में जो योगी मॉडल है, यूपी का जो बुलडोजर मॉडल है, अब वो पश्चिम बंगाल भी पहुंच चुका है। आज ये तस्वीरें देखिए, ये हावड़ा की तस्वीर है। हावड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक 5 मंजिला बिल्डिंग को गिराने का काम शुरू कर दिया है। इस बिल्डिंग को सिर्फ ग्राउंड फ्लोर और उसके ऊपर सिर्फ 1 मंजिल बनाने की अनुमति मिली थी, लेकिन यहां पर 5 मंजिलें
बनाकर यह इमारत खड़ी कर दी गई। हावड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इस अवैध निर्माण को मजदूरों और जेसीबी की मदद से तोड़ने का काम शुरू कर दिया। तस्वीरें आपके सामने हैं। लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पश्चिम बंगाल में ऐसे दिन भी आएंगे। आम जनता के अच्छे दिन आ जाएंगे और टीएमसी के नेताओं के इतने बुरे दिन आ जाएंगे कि उनकी प्रॉपर्टीज पर इस प्रकार से बुलडोजर चलेंगे। पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के साथ ही पुलिस के कामकाज का तरीका भी अब बदल गया है। कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके में 17 मई को हिंसा हुई थी और हिंसा करने के मामले में पुलिस ने आरोपियों को अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिया था और फिर उनकी परेड कराई। रविवार को पार्क सर्कस इलाके में बुलडोजर चलाने की झूठी अफवाह के बाद यह हिंसा हुई थी। कुछ लोगों ने झूठी अफवाह फैलाई कि यहां पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और टीएमसी के नेताओं की बिल्डिंग्स को गिराया जा रहा है। फिर वहां पर तनाव पैदा हो गया और फिर वहां पर हिंसा हुई और उसके बाद पुलिस ने हिंसा फैलाने वाले जो लोग हैं, आज आप देखिए, इनकी परेड कराकर पुलिस सरेआम इन्हें सड़कों पर पकड़कर ले गई है। ये तस्वीरें आज पश्चिम बंगाल नहीं, पूरे देश के लोगों को देखनी चाहिए। इन तस्वीरों को जरा देखिए और जी भर के देखिए। ये वो लोग हैं जो धर्म के नाम पर हिंसा करते हैं। ये टीएमसी के गुंडे हैं जो हिंसा फैला रहे थे। इन्हें लगता था कि आज भी इन्हीं का राज चलता है और कोलकाता पुलिस ने अब इन्हें पकड़ा और फिर सड़क पर इनकी परेड कराते हुए वो ले गए हैं। तो ये तस्वीरें जो हैं आज देखनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के लोगों को भी ये तस्वीरें बेहद पसंद आएंगी। अब देखिए एक और बड़ा बदलाव पश्चिम बंगाल में। नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने तुष्टीकरण को खत्म करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब वहां पर मुसलमानों को मिलने वाला आरक्षण पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में ओबीसी के लिए जो आरक्षण है वो 17% से घटाकर अब 7% कर दिया गया है और इसी में मुसलमानों को भी ओबीसी आरक्षण का लाभ दिया जा रहा था। शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के वर्ष 2024 के आदेश पर यह फैसला किया है, जिसे ममता बनर्जी सरकार ने लागू नहीं किया था। तो हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया था कि इसे आरक्षण को कम कीजिए, हटाइए, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार ने हटाया नहीं था। वर्ष 2011 में सत्ता में आने के बाद ममता बनर्जी ने ओबीसी आरक्षण की 2 श्रेणियां बनाई थी। एक थी ओबीसी ए और दूसरी थी ओबीसी बी। ओबीसी ए वाली श्रेणी में मुसलमानों के अलग अलग तबकों को शामिल किया गया था। अब सरकार बदलने के बाद मुस्लिम आरक्षण का वो 10% कोटा पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में अब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के अलावा 66 पिछड़ी हुई हिंदू जातियों को ओबीसी की सूची में रखा गया है। यानी जो असली हकदार थे, जो असली ओबीसी थे, अब उन्हें इस सूची में रखा गया है। अब धर्म के नाम पर होने वाला जो तुष्टीकरण था, जो वर्षों से चल रहा था, उसे समाप्त कर दिया गया है। तो देखिए, जब सरकार बदलती है तो क्या क्या बदल जाता है। अब सत्ता का एक सत्य आपने पश्चिम बंगाल में देख लिया, अब आपको सत्ता का दूसरा सत्य तमिलनाडु में दिखाते हैं। और ये 2 कहानियां हमने क्यों ली? पश्चिम बंगाल में भी सरकार बदली है और बहुत लंबे समय के बाद सरकार बदली है, बीजेपी की सरकार आई है। तमिलनाडु में भी लंबे समय के बाद सरकार बदल गई है, डीएमके की सरकार हट गई और जोसेफ विजय की सरकार वहां पर आ गई। अब देखिए दोनों जगह क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। अब तमिलनाडु में एलटीटीई के प्रमुख प्रभाकरण की सिर्फ इसलिए तारीफ की जाती है क्योंकि ये उनके वोट बैंक से जुड़ा हुआ है। जोसेफ विजय को कांग्रेस पार्टी ने समर्थन देकर तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उसी जोसेफ विजय ने 18 मई को एलटीटीई यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम के प्रमुख प्रभाकरण की मौत की सालगिरह पर उसे सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी और उसे याद किया। जरा बड़ी स्क्रीन पर देखिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एलटीटीई के प्रमुख प्रभाकरण के लिए क्या लिखते हैं। वी विल कैरी द मेमोरीज ऑफ मुल्लिवाइकल in our hearts. We will always stand in solidarity
for the rights of our Tamil kin living across the seas. जोसेफ विजय ने लिखा कि हम समुद्र पार रहने वाले अपने तमिल भाई बहनों के अधिकारों के लिए हमेशा एकजुट होकर खड़े रहेंगे। 18 मई 2009 को श्रीलंका की सेना ने प्रभाकरन को मार गिराया था और इसी दिन जोसेफ विजय ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया। जोसेफ विजय ने प्रभाकरन को याद करते समय यह ध्यान नहीं रखा कि राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी की हत्या का दोषी ये प्रभाकरन ही था। तब तमिलनाडु में जोसेफ विजय को बहुमत की जरूरत थी। आपको याद होगा जब उन्हें सीटों की जरूरत थी तब राहुल गांधी ने डीएमके से अपने रिश्तों को तोड़कर अपने 5 विधायकों का समर्थन जोसेफ विजय को दिया और उसी की वजह से उनकी सरकार बनी। आपको याद होगा जोसेफ विजय ने 10 मई को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और इस समारोह में राहुल गांधी भी उनके साथ शामिल थे। उनकी बगल में खड़े हुए थे राहुल गांधी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी इस पर खामोश क्यों है? राहुल गांधी जोसेफ विजय के साथ तमिलनाडु की सरकार में शामिल है, उनकी पार्टी शामिल है, तो क्या वो अपने पिता राजीव गांधी के हत्यारे के महिमा मंडन पर चुप रहेंगे? वैसे तो राहुल गांधी बार बार अपने पिता राजीव गांधी के बलिदान का जिक्र अक्सर करते रहते हैं, लेकिन आज उनकी खामोशी यही बताती है कि सत्ता के लिए वो अपने पिता के हत्यारे का महिमा मंडन भी स्वीकार कर सकते हैं। अगर कोई बीजेपी नेता या उत्तर भारत का कोई क्षेत्रीय दल प्रभाकरण को लेकर ऐसा बयान देता तो क्या कांग्रेस चुप रहती? हो सकता है कि तब कांग्रेस पार्टी इस पर जमकर राजनीति करती, लेकिन जब अपने ही राजनीतिक सहयोगी की बात आती है तब कांग्रेस की भाषा बदल जाती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी अक्सर नफरत और हिंसा के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या करने वाले एक आतंकवादी को लेकर वोट बैंक की राजनीति होती है तब राहुल गांधी का नैतिक आक्रोश दिखाई नहीं देता। राजनीति की वजह से हो सकता है कि राहुल गांधी आज प्रभाकरण और एलटीटीई के इतिहास को याद न करना चाहते हों, लेकिन भारत के लोगों को ये इतिहास कभी भूलना नहीं चाहिए। आपको मैं बता देता हूं थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाकर। वर्ष 1987 में भारत और श्रीलंका के बीच इंडो श्रीलंका अकॉर्ड हुआ था, समझौता हुआ था। उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। इस समझौते के तहत भारतीय शांति सेना श्रीलंका भेजी गई। एलटीटीई इस समझौते से खुश नहीं था। उसका मानना था कि भारत की सेना तमिलों के खिलाफ काम कर रही है और इसी वजह से एलटीटीई के प्रमुख प्रभाकरण राजीव गांधी से दुश्मनी रखने लगा। वर्ष 1991 में लोकसभा चुनाव के दौरान इसी तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में राजीव गांधी की एक चुनावी रैली थी और इस रैली में एलटीटीई की एक आत्मघाती हमलावर धनु भी मौजूद थी, जिसने राजीव गांधी के पास पहुंचकर बम विस्फोट कर दिया। इस धमाके में राजीव गांधी सहित 15 लोगों की मौत हो गई थी। इसे भारत का पहला ह्यूमन बॉम्ब हमला माना जाता है, पहला आत्मघाती हमला माना जाता है। जांच में पता चला कि इस हमले के पीछे एलटीटीई का हाथ था। इसके बाद एलटीटीई को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया, लेकिन इस सब के बावजूद तमिलनाडु की डीएमके जैसी क्षेत्रीय पार्टियां एलटीटीई के खिलाफ कोई सख्त स्टैंड लेने से बचती रहीं। तमिलनाडु और श्रीलंका के तमिलों के बीच एक बड़ा मजबूत संबंध रहा है। श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में सदियों से बड़ी संख्या में तमिल रहते आए हैं। ब्रिटिश काल के दौरान जब अंग्रेजों की सरकार यहां पर थी, तमिलनाडु के बहुत सारे मजदूरों को श्रीलंका के चाय और कॉफी बागानों में काम करने के लिए ले जाया गया था। तमिलनाडु में आज भी उन परिवारों के सगे संबंधी रहते हैं। तमिलनाडु और श्रीलंका के तमिलों की भाषा और संस्कृति लगभग एक जैसी है और जब श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ और तमिल इलम की मांग को लेकर यह संघर्ष शुरू हुआ तो तमिलनाडु के लोगों में इसे लेकर काफी सहानुभूति थी। तमिल इलम की मांग यही प्रभाकरण कर रहा था, लेकिन उसने आतंकवाद का रास्ता चुना और एलटीटीई की स्थापना की। इसलिए जब भी प्रभाकरण या एलटीटीई का जिक्र होता है, तमिलनाडु के कई नेता इस मुद्दे पर चुप रहते हैं, एलटीटीई की आलोचना नहीं करते। तमिलनाडु की लगभग 90% आबादी तमिल भाषी है और उनका श्रीलंका के तमिल के लोगों के साथ एक खास संबंध रहा है और इसीलिए तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टियां एलटीटीई या प्रभाकरण के खिलाफ कभी खुलकर बोलती नहीं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने ये किया तो उनका वोट बैंक कम हो जाएगा, चुनावों में वो हार जाएंगे। और जोसेफ विजय की भी यही मजबूरी है। तो जोसेफ विजय अभी नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही वो एक्टर से एक पक्के नेता भी बन चुके हैं।
पत्रकारिता में हमेशा कहते हैं सत्यमेव जयते, और इसे पत्रकारिता के लिए सबसे जरूरी माना जाता है। लेकिन नॉर्वे की एक युवा पत्रकार ने इसी सत्य की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की। पिछले 24 घंटे से हमारे देश में नॉर्वे की एक पत्रकार, या फिर कह लीजिए एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की बड़ी चर्चा हो रही है, और इस एक्टिविस्ट का नाम है हेल लंग। ये नॉर्वे के एक अखबार की पत्रकार हैं। इस पत्रकार के सवालों से ही ये समझ में आता है कि इसे भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद नापसंद हैं। सबसे पहले आप नॉर्वे का वो 9 सेकंड का वीडियो देखिए, जिसमें पश्चिमी मीडिया की एजेंडा वाली पत्रकारिता आपको साफ साफ दिखाई देगी। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? अब आपको बताते हैं कि इस वीडियो में क्या हो रहा था। जब प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गाहर स्टोअर के साथ एक जॉइंट प्रेस ब्रीफिंग समाप्त करके उस हॉल से बाहर निकल रहे थे, तब पीछे से इस महिला पत्रकार ने चिल्लाकर प्रधानमंत्री से एक सवाल किया और पूछा कि आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की। हालांकि ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ही नहीं। 18 मई को प्रधानमंत्री मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने अपनी मुलाकात के बाद एक जॉइंट ब्रीफिंग की थी। दो देशों की इस तरह की ब्रीफिंग में पत्रकारों द्वारा सवाल पूछने की कोई परंपरा नहीं होती, बल्कि दोनों देशों के प्रमुख आकर यहां पर अपनी बात मीडिया के सामने कहकर चले जाते हैं। यानी कोई मीडिया के साथ इंटरेक्शन नहीं होता। दोनों नेता आते हैं, वो अपने अपने बयान पढ़ते हैं, मीडिया को बताते हैं कि उन दोनों की बातचीत में क्या हुआ, और मीडिया से कोई सवाल नहीं लिया जाता, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये जॉइंट ब्रीफिंग थी। लेकिन नॉर्वे की इस पत्रकार ने जानबूझकर इस परंपरा को तोड़ा और नॉर्वे के विदेशी मेहमान से एक बहुत ही अनफ्रेंडली सवाल पूछा। और यह सवाल भी उन्होंने तब पूछा जब प्रधानमंत्री मोदी लगभग उस हॉल से बाहर जा चुके थे। इसके बाद यही पत्रकार भारत के विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंची और इन्होंने भारत के विदेश मंत्रालय में एक सीनियर डिप्लोमेट सीबी जॉर्ज से एक और आपत्तिजनक सवाल पूछा। वहां पर हंगामा किया। हेल लंग ने पूछा कि हम भारत पर भरोसा क्यों करें और मानव अधिकारों के मामले में भारत का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। यह सवाल उन्होंने बहुत ही आपत्तिजनक और बहुत आक्रामक अंदाज में पूछा और यह भी कहा कि आपको मेरे सवाल का जवाब अभी के अभी देना पड़ेगा। सीबी जॉर्ज ने अचानक आए इस आक्रामक सवाल को बहुत शांति से सुना, इसे बड़ी शांति से, समझदारी से हैंडल किया और फिर इस रिपोर्टर को बहुत शालीनता से समझाया कि भारत कैसे दुनिया का सबसे विश्वसनीय देश है। उसे बताया कि आपको पहले भारत के बारे में समझना होगा कि भारत क्या है, भारत कैसा देश है, भारत का इतिहास क्या है, पहले यह समझिए। Let us look at the few challenges that the world faced in the last few years. COVID was a big challenge the world faced. And we are proud that we are a civilizational country of 5,000 years old. Continuous civilization. Contributed immensely to the world. You look around, you see an India connect everywhere in the world. India has, the numbers which you see on your phones, it is originated in India. Shunya, zero, originated in India. Chess originated in India. So we are proud of that civilization. Yoga, which the world admires today, it originated in India. India had epics and books. Let me answer the question. Please don't interrupt me. You ask me a question, please. This is my press conference. You ask, why should a country trust India? Why should a country trust India? Why should a country trust India? Let me answer that question, please. So, India is a civilizational country which has something unique which it offered to the world and it continues to offer to the world. जैसा आपने यहां देखा, जब सीबी जॉर्ज, हमारे जो सीनियर डिप्लोमेट हैं, वो इस रिपोर्टर के सवाल का ठीक से जवाब दे रहे थे, उसके बाद भी ये रिपोर्टर उन्हें बीच में टोकती रही और फिर ये रिपोर्टर बिना पूरा जवाब सुने ही नाराज होकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर चली गई। असल में
ये जवाब सुनना ही नहीं चाहती थी। ये जवाब सुनने के लिए आई ही नहीं थी। ये सवाल पूछने के लिए आई थी, हंगामा करने के लिए आई थी। हेल यंग की उम्र लगभग 28 साल है। पत्रकारिता में इस रिपोर्टर का कुल अनुभव 5-6 साल से ज्यादा का नहीं है। कल शाम तक एक्स पर हेल लंग के सिर्फ 850 फॉलोअर्स थे, 850। लेकिन अपने इस व्यवहार के बाद वो भारत में विपक्षी नेताओं की फेवरेट बन गई है और कुछ ही घंटों में उनके फॉलोअर्स की संख्या 33,000 से ज्यादा हो चुकी है। इस समय हेल लंग, जिनके कल 850 फॉलोअर्स थे एक्स पर, आज 33,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। आज हेल लंग को खुद समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये अचानक से इतना स्टारडम कहां से आ गया। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से पहले हेल लंग ने अपना आखिरी ट्वीट 2024 में किया था। इससे आपको यह पता चलेगा कि एक पत्रकार के रूप में ये कितनी सक्रिय हैं। अब 2026 चल रहा है, इनका आखिरी जो ट्वीट था एक्स पर या ट्विटर पर आप कह लीजिए, वो 2024 में था, आज से 2 साल पहले। भारत में प्रधानमंत्री मोदी के विरोधी हेल लंग को बधाई दे रहे हैं, भारत के अपमान पर वो तालियां बजा रहे हैं और वो ये भूल गए कि ये अपमान प्रधानमंत्री मोदी का नहीं है, ये अपमान भारत का अपमान है। और ये विपक्ष के जो नेता हैं, ये अब प्रधानमंत्री मोदी से इतनी नफरत करने लगे हैं कि इन्हें भारत का अपमान भी बर्दाश्त हो जाता है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी हेल लंग के पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया लिखी और प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की। इसके कुछ समय के बाद हेल लंग ने राहुल गांधी को सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाहूंगी, ताकि राहुल गांधी दुनिया को यह बता सकें कि वो इस घटना पर क्या सोचते हैं। आज हम इस पूरी घटना को आपके लिए डिकोड करना चाहते हैं, क्योंकि इस घटना को लेकर बहुत दुष्प्रचार हो रहा है। इस घटना को लेकर हमारे अपने ही देश के लोग तालियां बजा रहे हैं, हमारे अपने ही देश के लोग हेल लंग की वाह वाह कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुमने बिल्कुल ठीक किया, दुनिया में और कोई ऐसा देश आपको नहीं मिलेगा। तो पहली बात यह है कि भारत का विपक्ष हमारे देश में हर चुनाव हार रहा है। देश की जनता ने उन्हें हर मुद्दे पर नकार दिया है, इसलिए ना तो वो चुनाव जीत रहे हैं कहीं पर, ना ही देश की जनता को उनका कोई मुद्दा पसंद आ रहा है। इसलिए राहुल गांधी जैसे विपक्षी नेताओं की पूरी उम्मीदें अब विदेशों से आने वाली इस प्रकार की मदद पर टिकी हैं। भारत के विपक्षी नेता यहां अपने देश में तो कुछ कर नहीं पा रहे, इसलिए वो पश्चिमी मीडिया की मदद लेते हैं, जो पहले से ही भारत के प्रति नफरत से भरा हुआ है। दूसरा, पत्रकारिता में सबसे पहला सिद्धांत जो सिखाया जाता है वो है निष्पक्ष रहना। लेकिन जिस तरह के आक्रामक अंदाज में हेल लंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई, उससे यह साफ है कि वो निष्पक्षता के भाव से नहीं बल्कि नफरत के भाव से आई थी। और जब कोई पत्रकार अपने सवाल पूछने से पहले ही अपनी राय बना चुका होता है तो वो पत्रकार नहीं, एक कार्यकर्ता बन जाता है, एक एक्टिविस्ट बन जाता है। तो हेल लंग वहां जिस प्रकार का व्यवहार कर रही थी, वो पत्रकार तो कहीं से नहीं लग रही थी, वो एक एक्टिविस्ट लग रही थी। हेल लंग का जो रूप दुनिया ने देखा वो पत्रकार का नहीं बल्कि एक्टिविस्ट का था। तीसरी बात, हेल लंग जैसे लोग फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम पर पत्रकारों को मिलने वाली आजादी और पहुंच का दुरुपयोग करते हैं और फिर कुछ खास लोगों के एजेंडे को पूरा करते हैं। नॉर्वे जैसे पश्चिमी देशों को आज ये सोचना होगा कि हेल लंग जैसे पत्रकारों को फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर मिल रहे अधिकारों पर अब पुनर्विचार करने का समय आ गया है। अब वो जमाना चला गया जब पश्चिम मीडिया के लोग, पश्चिमी रिपोर्टर्स, वहां के पत्रकार भारत के बारे में कुछ भी कहकर चले जाएंगे और भारत उस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा। इस घटना के बाद विदेशी मीडिया राहुल गांधी को क्यों पसंद करता है और राहुल गांधी हर बार विदेश में जाकर पश्चिमी मीडिया और वहां के एक्टिविस्ट के नाम पर भारत को क्यों बदनाम करते हैं, यह कनेक्शन पूरी दुनिया को समझ में आ चुका है। हेल लंग भारत के विपक्षी नेताओं और लिबरल गैंग के बीच कुछ घंटों के लिए जरूर एक बड़ी स्टार बन गई, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया में नॉर्वे की प्रेस की निष्पक्षता को एक्सपोज कर दिया, वहां की प्रेस की आजादी को एक्सपोज कर दिया। और यह घटना भारत से नहीं बल्कि पश्चिमी मीडिया से बहुत बड़े बड़े सवाल पूछ रही है। आज हमने हेल लंग का पूरा सोशल मीडिया प्रोफाइल भी देखा तो पता चला कि यह प्रधानमंत्री मोदी की बुराई तो बहुत करती हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी काफी बुराई करती हैं, उनसे भी बड़े तीखे सवाल पूछती हैं, लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ये बड़ी प्रशंसा करती हैं।
इन्होंने एक आर्टिकल में लिखा जिसकी हेडलाइन है शी इज सुपर वेपन्स, विदाउट देम द होल वर्ल्ड स्टॉप्स। तो आज समय है पश्चिमी मीडिया के इस प्रकार के रिपोर्टर्स को एक्सपोज करने का, और पूरे देश को और पूरी दुनिया को यह अब समझ में आना चाहिए कि वो जमाना चला गया जब पश्चिमी मीडिया, पश्चिम के पत्रकार हमारे बारे में कुछ भी कहेंगे और हम चुपचाप सुनकर आगे निकल जाएंगे। अब भारत बदल चुका है, अब भारत वहीं के वहीं जवाब देगा। और आज मैं आपको यह कहता हूं कि इस प्रकार के जो पत्रकार हैं ये मीडिया को बदनाम करते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस पश्चिम में जिसके बारे में बड़ी बड़ी बातें होती हैं उसका दुरुपयोग करते हैं, और जो निष्पक्षता सिखाई जाती है पत्रकारिता में सबसे पहले, जब ये निष्पक्ष है ही नहीं तो फिर ये अपने आप को पत्रकार कैसे कह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा की बात जब हो ही रही है तो आपको दिखाते हैं कि आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए हैं। नॉर्डिक देशों में कौन कौन से देश आते हैं पहले ये समझिए। नॉर्डिक देशों में नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन शामिल हैं। इन पांचों देशों के प्रधानमंत्रियों के साथ आज भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस शिखर सम्मेलन में इन नॉर्डिक देशों ने भारत के साथ मिलकर हर प्रकार के आतंकवाद की कड़ी निंदा की है। आज हम सब ने मिलकर ग्लोबल इश्यूज पर भी विचार साझा किए। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे। और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है। और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज। पिछले एक दशक में नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं। अब आप मानचित्र पर देखिए कि ये पांचों नॉर्डिक देश उत्तरी यूरोप में, नॉर्थ यूरोप में मौजूद हैं। कहां कहां पर मौजूद हैं देखिए। नॉर्डिक देश कौन कौन से हैं जैसा मैंने आपको बताया, फिनलैंड, स्वीडन, आइसलैंड, नॉर्वे और डेनमार्क, इन्हें कहते हैं नॉर्डिक देश। अब नॉर्डिक इन्हें क्यों कहा जाता है? नॉर्डिक शब्द एक फ्रेंच शब्द है, और ये एक फ्रेंच शब्द नॉर्डिक से आया है जिसका मतलब होता है उत्तरी, यानी उत्तर में बसा हुआ। इसीलिए उत्तरी यूरोप के इन देशों को मिलाकर नॉर्डिक देश कहा जाता है। और भारत से इन देशों की औसत जो दूरी है वो है लगभग 6000 किलोमीटर। यूरोप के इन नॉर्डिक देशों को दुनिया के सबसे शांत और समृद्ध देशों में गिना जाता है। भारत इन नॉर्डिक देशों से हैवी मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट और ग्रीन टेक्नोलॉजी खरीदता है। और ये नॉर्डिक देश भारत से क्या खरीदते हैं? ये हमसे टेक्सटाइल्स लेते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स लेते हैं, ऑटो कंपोनेंट्स लेते हैं यानी ऑटो स्पेयर पार्ट्स लेते हैं, और चमड़े का सामान लेते हैं, लेदर गुड्स, ये हमसे खरीदते हैं। इन देशों की कुल जनसंख्या सबकी मिलाकर लगभग 3 करोड़ है। सोचिए, 5 देशों की जनसंख्या कुल मिलाकर सिर्फ 3 करोड़, और इनकी इकोनॉमी जो है वो लगभग 216 लाख
करोड़ रुपए की है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में नॉर्डिक देश सबसे ऊपर आते हैं। इस वर्ष की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में पहले नंबर पर फिनलैंड है, दूसरे नंबर पर आइसलैंड है, तीसरे नंबर पर डेनमार्क है और इसके बाद स्वीडन और नॉर्वे का नंबर है। मतलब यहां के जो लोग हैं वो सबसे खुश हैं। अगर वर्ल्ड हैप्पीनेस की रिपोर्ट सही अगर आप समझें तो उस रिपोर्ट में कम से कम ये देश टॉप पर है, यानी यहां की जनता सबसे खुश है। ये नॉर्डिक देश दुनिया के सबसे कम भ्रष्ट देशों में भी गिने जाते हैं। यहां भ्रष्टाचार ना के बराबर है। यहां लोग सिर्फ काम पर नहीं बल्कि फैमिली टाइम, मानसिक शांति और प्रकृति के साथ जुड़ाव पर बराबर ध्यान देते हैं। इन देशों में पोल्यूशन बहुत ही कम है, मतलब बहुत ही कम। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत मजबूत है, लोग पैदल चलते हैं, लोग साइकिल पर चलते हैं और क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल यहां बहुत ज्यादा होता है। जेंडर इक्वलिटी यानी समानता में भी इन देशों का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट में ये देश टॉप 6 में शामिल है। तो आप देख ही सकते हैं, सुंदर देश है, आबादी बहुत कम है, लोगों के पास पैसा है, लोग अपने परिवार पर कंसंट्रेट करते हैं, फैमिली टाइम पर कंसंट्रेट करते हैं, लोगों की जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बहुत बेहतरीन है, भ्रष्टाचार ना के बराबर है। प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की इस यात्रा में जो सबसे महत्वपूर्ण बात देखने को मिली वो है उनका सम्मान और उनकी सुरक्षा। इन देशों ने उनके सम्मान और सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जहां भी गए, उस देश के प्रधानमंत्री या वहां के राष्ट्र प्रमुख या तो उन्हें रिसीव करने के लिए खुद हवाई अड्डे पर आए या फिर वो प्रधानमंत्री को एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए आए। सभी देशों के नेताओं से प्रधानमंत्री मोदी के रिश्तों की ये जो केमिस्ट्री है, ये दुनिया में भारत के और प्रधानमंत्री मोदी के बढ़ते सम्मान को दिखाती है। तो ये सम्मान आप देखिए, इन तमाम देशों के राष्ट्र प्रमुख, यहां के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति खुद हवाई अड्डे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने के लिए और उन्हें विदा करने के लिए भी हवाई अड्डे पर पहुंचे। यह है प्रधानमंत्री मोदी का रुतबा, यह है उनकी दोस्ती, यह है इन नेताओं के साथ उनकी केमिस्ट्री। अब आपको यह भी दिखाते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी को इस सम्मान के साथ साथ खास सुरक्षा दी गई। 2 तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर स्वीडन की है जहां प्रधानमंत्री मोदी के विमान को स्वीडिश वायुसेना के ग्रिपेन फाइटर जेट्स ने उनकी वायु सीमा के प्रवेश करने के तुरंत बाद से सुरक्षा देनी शुरू कर दी थी। दूसरी तस्वीर यूएई की है जहां यूएई की वायुसेना के F-16 फाइटर जेट्स ने प्रधानमंत्री मोदी के विमान को एस्कॉर्ट किया और उन्हें सुरक्षित हवाई अड्डे तक लेकर गए। तो सम्मान भी है और सुरक्षा भी है। अब आपको भारत में लाते हैं वापस। भारत में आज फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम 90 पैसे बढ़ा दिए गए हैं। अब दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत लगभग 99 रुपए और 1 लीटर डीजल की कीमत 91.5 रुपए है। भारत सरकार ने अब पेट्रोल में 30% तक इथेनॉल मिलाने को भी मंजूरी दे दी है। अभी तक हमारे देश में पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने की मंजूरी थी। पेट्रोल में ज्यादा इथेनॉल मिलाने की मात्रा बढ़ाने की वजह से भारत को अब कम कच्चा तेल इंपोर्ट करना होगा, क्योंकि अब पेट्रोल में आपको इथेनॉल मिलाकर मिलेगा। पेट्रोल में 30% इथेनॉल मिलाने से तेल की खपत उतनी ही कम होगी और इससे इंपोर्ट का जो हमारा बिल है वो घटेगा। अब इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल गन्ना, मक्का और दूसरे कृषि उत्पादों से मिलाकर बनता है। अब अगर ज्यादा इथेनॉल मिलाया जाएगा तो इससे किसानों की फसल की मांग और ज्यादा बढ़ेगी और किसानों की आमदनी और ज्यादा बढ़ेगी और पेट्रोल की जो खपत है वो हमारी कम होगी। नीति आयोग का कहना है कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से प्रदूषण भी कम फैलता है। यानी ये एक नया बदलाव है जो हमारे देश में अभी आ रहा है। अब देखिए, पाकिस्तान की जनता इस समय बड़ी परेशान है, क्योंकि इस समय पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल और 1 लीटर डीजल की कीमत लगभग 410 रुपए हो गई है। यह कीमत पाकिस्तानी रुपए में है। पाकिस्तानी रुपए में 410 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल और डीजल वहां पर बिक रहा है। लेकिन अगर भारतीय रुपए में इसकी कीमत देखें तो 1 लीटर पेट्रोल या डीजल की कीमत लगभग 141 रुपए इस समय पाकिस्तान में है। जबकि इस समय दिल्ली में पेट्रोल की कीमत है 98 रुपए और डीजल की कीमत है 91 रुपए प्रति लीटर। यानी पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल भारत की तुलना में लगभग 56% महंगा है।
इस समय श्रीलंका में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 410 श्रीलंकाई रुपए है, जबकि डीजल की कीमत श्रीलंका की करेंसी में 392 रुपए है। भारतीय रुपए में श्रीलंका में पेट्रोल की कीमत है लगभग 119 रुपए प्रति लीटर, डीजल की कीमत है 114 रुपए प्रति लीटर। यानी श्रीलंका में भी पेट्रोल और डीजल भारत की तुलना में 25% ज्यादा महंगा है। नेपाल में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत भारतीय रुपए में 136 रुपए है, जबकि डीजल की कीमत 141 रुपए है। और नेपाल में भी पेट्रोल और डीजल भारत की तुलना में लगभग 56% ज्यादा महंगा इस समय बेचा जा रहा है। अब एक नया विचार और नई खबर आपको बताते हैं। इस खबर को आप ध्यान से सुनिएगा और हो सकता है आपका भी यही हाल हो। कहते हैं मनः शांतिः परम सुखम, यानी मन की शांति ही सबसे बड़ा सुख है। लेकिन आज की ऑनलाइन दुनिया ने लोगों के मन की शांति और सुकून दोनों को छीन लिया है। हर वक्त कनेक्टेड रहने की आदत ने इंसान को अंदर से अब बेचैन करना शुरू कर दिया है। कुछ साल पहले तक स्मार्ट शब्द एक जादू की तरह था। हमें हर चीज में स्मार्टनेस चाहिए थी। स्मार्टफोन चाहिए थे, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट होम, हर चीज इंटरनेट से जुड़ रही थी और बड़ी बड़ी कंपनियां इसी स्मार्ट कॉन्सेप्ट को दुनिया का भविष्य बता रही थी। स्मार्ट को एक स्टेटस सिंबल की तरह देखा जाता था और लोग ऐसे भविष्य की कल्पना करते थे, जब आप आएंगे आपके घर का दरवाजा अपने आप खुल जाएगा, आपके घर के जो तमाम गैजेट्स हैं वो आपकी आवाज सुनकर ही काम करना शुरू कर देंगे। हर चीज आपके साथ कनेक्टेड है, हर चीज इंटरनेट से कनेक्टेड है। लेकिन अब ये ट्रेंड बदल रहा है। अब लोगों को इन स्मार्ट गैजेट से थकावट हो रही है। अब दुनिया भर के लोग स्मार्ट गैजेट से हटकर वापस बेसिक चीजों की तरफ जा रहे हैं। कई बार लगता है कि इन स्मार्ट चीजों ने हमारी बुनियादी खुशी, जीवन की शांति और सुकून को खत्म कर दिया है। कुछ आंकड़े देखिए। एक सर्वे में यह पता चला कि अमेरिका में वर्ष 2021 से 2024 के बीच जेन जी ने स्मार्टफोन की बजाय बेसिक फोन्स 148% ज्यादा खरीदे। अमेरिका के युवा स्मार्टफोन की बजाय बेसिक फोन खरीद रहे हैं। 2021 से 2024 के बीच अमेरिका में 16% जेन जी युवाओं ने बेसिक फोन खरीदे थे, जबकि 28% युवा ऐसे थे जो बेसिक फोन खरीदना चाहते थे। हमारे देश में वर्ष 2024 में विदेशों से आने वाली स्मार्ट वॉचेस की संख्या लगभग 35% कम हो गई। हमारे देश में भी अब लोग स्मार्ट वॉचेस नहीं खरीद रहे। अमेरिका में 2025 के एक सर्वे में 57% लोगों ने स्मार्ट डिवाइसेस में स्टोर होने वाले उनके डेटा की सुरक्षा पर चिंता जताई थी। वो इस बात को लेकर चिंतित थे कि जो जितने भी स्मार्ट गैजेट्स हैं ये सारा हमारा डेटा ले लेते हैं। अब ये डेटा किसके पास जा रहा है, ये डेटा सुरक्षित है भी या नहीं, ये कैसे पता चलेगा। हर वक्त नोटिफिकेशंस, हर मिनट अपडेट्स, हर चीज को ऐप से जोड़ने की मजबूरी, हर समय ऑनलाइन बने रहने का दबाव, इन सब ने इंसान को सुविधाएं तो दी लेकिन उसका सुकून छीन लिया। और इसीलिए अब एक नया ट्रेंड आ रहा है, स्मार्ट कम और शांत ज्यादा। अब लोग ऐसे डिवाइसेस खरीद रहे हैं जो सिर्फ अपना काम करें, इसके आगे हमें डिस्टर्ब ना करें। एक समय ऐसा था जब कीपैड वाला मोबाइल फोन पिछड़ेपन की निशानी माना जाता था, लेकिन अब कई लोग फिर से इसी बेसिक फोन को खरीद रहे हैं। ऐसे फोन खरीद रहे हैं जिससे सिर्फ आप कॉल कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मैसेज पढ़ सकते हैं और एक दो और फीचर्स, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे बेसिक फोन्स लोग दोबारा खरीदने लगे हैं। अब लोग स्मार्ट वॉच पहनना कम कर रहे हैं। एक जमाने में ऐसा लगता था कि स्मार्ट वॉच की वजह से पुराने जमाने की जो घड़ियां हैं, सुइयों वाली जो घड़ियां होती थी, वो खत्म हो जाएंगी बाजार से। लेकिन अब फिर से लोग स्मार्ट वॉच को छोड़कर नॉर्मल वॉचेस पहनना शुरू कर रहे हैं, वो सुई वाली जो घड़ी हुआ करती थी। ब्लूटूथ हेडफोन की बजाय लोग अब वायर वाले, केबल वाले हेडफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिर लोग बेसिक गैजेट्स की तरफ क्यों जा रहे हैं? इसकी 4 वजहें हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला, हर वक्त ऑनलाइन बने रहने से अब थकान होने लगी है। पहले अच्छा लगता था लेकिन अब हम थक रहे हैं। हर समय हमें ऑनलाइन नहीं रहना, कुछ समय के लिए हम अकेले रहना चाहते हैं, शांत रहना चाहते हैं। दूसरा, प्राइवेसी, यानी हमेशा ये चिंता बनी रहती है कि हमारा जो डेटा है, जो इन सारे स्मार्ट गैजेट्स में कहीं ना कहीं हमने स्टोर करके रखा है, ये डेटा आखिर किसके पास जा रहा है? कहीं ये लीक तो नहीं हो रहा, कहीं कोई इसे बाजार में देख तो नहीं रहा है, कहीं हमारी जासूसी तो नहीं हो रही है। क्योंकि आज आपका पूरा डेटा
आपके स्मार्टफोन में भी है, आपके स्मार्ट वॉच में है, आपके स्मार्ट टीवी में है और आपके घर में जितने भी स्मार्ट गैजेट्स हैं उन सब में आपका डेटा फीड किया हुआ है। तीसरी बात, लोगों को अपने डिवाइस पर अपना कंट्रोल चाहिए, यानी उनका डिवाइस उनके हिसाब से चले, वो डिवाइस के हिसाब से ना चले। हो ये रहा है कि ये जो जितने भी चीजें हमने ली थी हमारे डिवाइस, ये हमने अपनी सुविधा के लिए लिए थे, हम इन्हें चलाना चाहते थे, लेकिन आज ये सारे डिवाइस हमें चला रहे हैं। चौथी बात, सिंप्लिसिटी, मतलब कम नोटिफिकेशंस, कम डिस्ट्रैक्शन, कम डिस्टरबेंस और मानसिक शांति। इसलिए अब लोग ऐसे उपकरण पसंद कर रहे हैं जो सरल हों, टिकाऊ हों और बिना इंटरनेट के भी आराम से काम करें। और आखिर में इंसान को हर चीज में स्मार्टनेस नहीं बल्कि भरोसा चाहिए। तो देखिए, कुछ समय ऐसा आया इंसान के जीवन में, खासतौर पर जब से इंटरनेट आया। पहले इंटरनेट चमत्कार की तरह लगता था, फिर ये सारे स्मार्ट गैजेट्स आए, ये भी एक चमत्कार की तरह लगते थे। हम इनके साथ खेलने लगे खिलौनों की तरह। धीरे धीरे हमें शुरू में बड़ा मजा आया क्योंकि इन्होंने जिंदगी की रफ्तार को बहुत तेज कर दिया। लेकिन इसके बाद अब हम समझ रहे हैं कि हम इतना तेज भागने के लिए बने नहीं हैं। ये कोई रेस नहीं है जहां सारे दिन आप भागते रहें। अब इंसान को वापस सुकून चाहिए, और सुकून जिंदगी में सबसे बेहतरीन चीज है। आप भी सोचकर देखिएगा, और अगर आपको लगता है कि आपके स्मार्ट गैजेट्स आपकी खुशी और आपका सुकून आपसे छीन रहे हैं, तो आप भी बेसिक फोन की तरफ जा सकते हैं, बेसिक गैजेट्स की तरफ जा सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कश्मीर में आए नए नए आर्थिक बदलावों को देखकर पाकिस्तान के आतंकवादियों के इरादे अब बदल रहे हैं। वो आतंकवाद फैलाने के इरादे से यहाँ आते हैं। उन्हें ये बताया जाता है कि कश्मीर में हालात बड़े ख़राब हैं, कश्मीर में लोगों पर अत्याचार हो रहा है, कश्मीर के लोग भूखे मर रहे हैं। लेकिन जब ये आतंकवादी कश्मीर में आए तो इनकी आंखें चकाचौंध रह गई। इन्होंने सोचा भी नहीं था कि कश्मीर में इतना पैसा है, इतनी प्रॉस्पेरिटी है, और कश्मीर भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे दुनिया का कोई भी शानदार बड़ा शहर। और एक आतंकवादी यही सोचकर कश्मीर आया कि उसे कश्मीर में आकर आतंकवाद फैलाना है, कश्मीर के लोगों को आज़ाद कराना है। लेकिन जब वो आया तो हैरान रह गया। वो आतंकवादी अपने गंजेपन से बड़ा परेशान था, और श्रीनगर में आकर उसने देखा कि श्रीनगर जैसी जगह पर हेयर ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, और फिर वो अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए एक क्लिनिक पर चला गया। इसके बाद क्या हुआ, ये कहानी बड़ी दिलचस्प है, इस ब्रेक के बाद आपको सुनाएंगे। विकसित भारत का विकसित भारत। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, जय हो विजय हो, देश हो विदेश हो, जेके हो। देश का टायर जेके टायर। टेबल के ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं, ये भाई साहब सब पचा देते। पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खाते। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ। अरे कब से समझा रही हूँ, फिर भी आशीर्वाद की क्वालिटी है हाय, पर मेरा बजट है टाइट। अरे बैग के बाहर QR कोड स्कैन करो, बैग के अंदर यूनिक कोड पाओ और 80 रुपए का कैश बैक ले जाओ। आशीर्वाद शुद्ध चक्की आटा, कैश बैक और क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। बुद्धू, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है। रुक जा बुद्धू। What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं। तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। विकसित भारत का विकसित भारत। कश्मीर में बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं, और इन बदलावों को देखकर पाकिस्तान से यहाँ पर आने वाले आतंकवादियों के इरादे भी बदल रहे हैं। आपको बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। ये कहानी है एक पाकिस्तानी आतंकवादी की जिसका नाम है मोहम्मद उस्मान जट। इसे चाइनीज़ भी कहते हैं, इसका एक उपनाम है।
ये लश्कर ए तैयबा का एक आतंकवादी है और पाकिस्तान के लाहौर का रहने वाला है। पिछले महीने घुसपैठ करके कश्मीर पहुंचा। उसे स्लीपर सेल बनाकर भारत में आतंकवादी हमले करने का काम दिया गया था, लेकिन जब वो कश्मीर पहुंचा तो यहाँ आर्थिक बदलाव देखकर उसका मन बदल गया। उसको लगा कि यहाँ तो जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है लोगों का। वो सबसे पहले अपना एक सपना पूरा करना चाहता था जिससे वो बड़ा परेशान था। असल में वो अपने गंजेपन से बड़ा परेशान था। उसके बाल लगातार झड़ रहे थे और वो गंजा हो चुका था और वो इस गंजेपन से छुटकारा पाना चाहता था, जिसकी वजह से इस आतंकवादी का आत्मविश्वास लगातार अपने आप से कम हो रहा था। कश्मीर पहुंचने से पहले तक उसे केवल यह पता था कि हेयर ट्रांसप्लांट केवल पश्चिमी देशों में होते हैं, ये बड़ा महंगा काम होता है और इसके लिए बड़े बड़े शहरों में जाना होता है। लेकिन श्रीनगर में आकर उसने देखा यहाँ बड़े बड़े बाजार हैं, मार्केट्स हैं, यहाँ सब कुछ मिलता है और उसकी जो आंखें हैं बिल्कुल चकाचौंध रह गईं कश्मीर की स्थिति देखकर। श्रीनगर में आकर उसे एक दुकानदार से पता चला कि हेयर ट्रांसप्लांट की सुविधा तो श्रीनगर में भी मौजूद है। खुद उस दुकानदार ने भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था वहीं से। बाद में इसी दुकानदार की मदद से यह आतंकवादी श्रीनगर के एक क्लिनिक में पहुंचा और वहां पर इसने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया। लेकिन इससे पहले जब लश्कर का यह आतंकवादी पाकिस्तान के आतंकवादी कैंपों में था, इसकी ट्रेनिंग चल रही थी, तो इसे कश्मीर की अलग तस्वीर दिखाई गई थी। उसे बताया गया कि कश्मीर के लोग बड़ी तकलीफ में हैं, वहां डर और दमन हो रहा है और भारत के खिलाफ लड़ना और अपने कश्मीरी भाइयों को आज़ाद कराना उसका फ़र्ज़ है। कश्मीर के लोग भूखे मर रहे हैं, डर के साए में जी रहे हैं। इस तरह से इस आतंकवादी का ब्रेन वॉश किया गया। लेकिन जब ये कश्मीर पहुंचा तो उसने बिल्कुल एक नया कश्मीर देखा, जहां चारों तरफ खुशहाली थी। इसे देखकर उसे उसकी भारत को लेकर और कश्मीर को लेकर राय बदल गई। उसने ऐसा कश्मीर देखा जहां कॉस्मेटिक क्लिनिक्स हैं, एडवांस्ड मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, शानदार अस्पताल हैं, बड़े बड़े बाजार हैं, जिंदगी खुशहाल है और सब कुछ बड़े आराम से चल रहा है एक शहर की तरह। इस आतंकवादी को घुसपैठ के कई दिनों के बाद पिछले महीने ही श्रीनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वो हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद बस में बैठकर पंजाब जा रहा था, लेकिन पुलिस ने उसने बीच में ही गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद उस्मान जट अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA की हिरासत में है और अब इससे पूछताछ वहां पर चल रही है। अब एक छोटा सा ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। विकसित भारत का विकसित भारत। वर्किंग मॉम हूं ना, जॉब के साथ सबका ध्यान रखना पड़ता है। बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करो, हस्बैंड को ऑफिस के लिए, अब इन सब के साथ रोड पे अनसर्टेनिटी के लिए भी रेडी रहो। That's too much to ask for. पर जब से गाड़ी में JK स्मार्ट टायर लगवाए हैं, एक टेंशन तो कम हो। JK Smart Tire with embedded sensor technology that gives you real-time alerts, which saves fuel and makes drives safer. Thanks to JK Smart Tires. अब लग रहा है कमान तो मेरे ही हाथ में है। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। KYC अपडेट के लिए अनजान लिंक खोलना मतलब चोरों के लिए अपना दरवाजा खोलना। रुको, चेक किया लिंक सिक्योर है, सेंडर आपका बैंक है। फर्जी KYC अपडेट, लिंक से बचिए। झूठी जल्दबाजी में ना फंसिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। विकसित भारत का विकसित भारत। और अब हम जल्दी से डिकोड के आज के एपिसोड के कुल व्यूज आपको बताते हैं। आपकी स्क्रीन के बाईं तरफ जो नंबर आपको दिखा रहा है वो इस समय 7 मिलियन है, 7 मिलियन, जिसका मतलब है 70 लाख व्यूज आज हमारे इस एपिसोड को अभी तक अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर मिल चुके हैं।
ये नंबर COTT यानी क्रोम OTT की लाइव ट्रैकिंग से आ रहा है, जो हमारे रियल टाइम व्यूज को दर्शाता है। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा याद रखें, हो सकता है भाग्य में ना होना ही आपका भाग्य हो। नमस्कार। केड़ा मसाला ओए? छोले दा या लोबे दा? पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान।